मुकेश अंबानी जी रहे, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में आपको कोई आइडिया है? ये 8 या 9 लाइफ पहले की बात है। तो उस समय एक्सट्रीम गरीबी थी, एक्सट्रीम। वो ये इतने गरीब थे कि फसल को काट लेने के बाद कनक के दाने जैसे गिर गए ना खेत के अंदर, तो उन दानों को चुगा करते थे। तो आप कैसे पता लगाते हैं पास्ट लाइफ इंसान की? ट्रांस में ले जाना होता है, जिसे सम्मोहन निद्रा बोलते हैं हम लोग। तो जो पिछला जन्म दिखता है ना, तो पहले उसकी डेथ दिखाई पड़ती है, पिछले जीवन में डेथ कैसे हुई थी, फिर और पीछे, तो रिवर्स दिखाई देती है। पास्ट लाइफ कौन से कर्मों की वजह से इस जन्म में पैसों की कमी होती है? मैंने अपने 30 लाइफ टाइम्स देखे हैं। मेरा एक जन्म इटली में था, उसमें लियोनार्डो दा विंची थे, उनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। ऑडियंस को बता दूं कि आज हमारे साथ मिस्टर संजीव मलिक जी हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, और आज ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे, एंड आप सुनकर आप शॉक्ड भी होंगे, एंड आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, स्टार्टिंग में इसी चीज़ से करना चाहती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, यही लाइफ है, जितने मज़े करने हैं, जो करना है करो और मज़े मारो, ना अगला जन्म होना है ना पिछला जन्म था। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर सबसे पहले तो अगर ये कहें कि पास्ट लाइफ होती ही नहीं है, तो हर एक व्यक्ति का जन्म अलग अलग कंडीशंस में क्यों होता है, इसका कोई जवाब बता दे। मतलब कोई व्यक्ति कहीं अंबानी के घर में भी पैदा हुआ है और कोई व्यक्ति एक गरीब रिक्शे वाले के घर में भी पैदा हुआ है, क्यों? कोई व्यक्ति पूरा बीमार पैदा होता है दुनिया भर की बीमारियों के साथ, और कोई लोग एकदम स्वस्थ, इतने हट्टे कट्टे पैदा होते हैं। कोई इंडिया में पैदा हो रहा है, कोई अमेरिका में, कोई चाइना में। कुछ तो कारण होगा इस दुनिया में, कुछ भी बिना कारण के तो होता नहीं। और अगर आप कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ नहीं होता, तो डेफिनेटली आप इस सारी बातों को इनकार कर रहे हैं। आप अभी पैदा हुए हैं, बस अभी मर जाएंगे, मतलब एक टाइम के बाद, उसके बाद दैट्स इट। कोई पिछला नहीं, कोई अगला नहीं। तो इसका मतलब इस जीवन में फिर आप सफरिंग क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, कोई परेशान क्यों है, और किसके पास सारी लग्जरीज क्यों अवेलेबल हैं? बचपन से ही उसके पास सब कुछ है, राइट। तो ऐसा कुछ तो कारण होगा, आउट ऑफ द वे। परमात्मा ऐसे कोई भी चीज़ इस पूरी सृष्टि के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण के चल रहा हो। तो ये चीज़ के ऊपर तो, और जब सबसे बड़ी बात है, जिस धर्म ग्रंथ को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान बार बार भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अर्जुन को फरमाते हैं कि अनेकों जन्म हो चुके हैं। अगर हो चुके हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा भी कुछ ना कुछ पास्ट होगा। इसके अलावा जैसे डेजा वू जैसी चीज़ें होती हैं, कई घटनाओं को, कई लोगों को, कई चेहरों को, कई बातों को, कई इवेंट्स को देख के लगता है कि यहाँ पर मैं पहली बार भी आ चुका हूँ, पहले हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा। तो ऐसी अनेक बातें हैं जिसके कारण आपको पास्ट लाइफ का सबूत मिलता है। दूसरी बात यह कि जैसे हम लोग तो पास्ट लाइफ देखते ही हैं, तो जब पीएलआर किसी का करते हैं तो हम उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। आप एक बार सिर्फ फ़ोटो दिखा दें हमें, अच्छा, और हमें थोड़ा एक टाइम दें, एक दो दिन का, तो हम पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, इसकी क्या आज की इसका लेवल क्या है, और इसका पीछे का पास्ट क्या था, ये सब चीज़ें बताई। मतलब एक फोटो से आप बता देंगे कि, और इवन आप ये भी बता देंगे कि इस जन्म में ये सफरिंग क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों है। एग्जैक्टली। सर, तो फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप ये बताइए कि आप पता कैसे लगाते हैं, लाइक अगर आपको के सामने कोई आया और उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ इस लाइफ में, मैं पैसों की प्रॉब्लम है, कर्जा हो गया है मेरे पास, या फिर मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप कैसे पता लगाते हैं पास्ट लाइफ उस इंसान की? देखो, सबसे पहले तो यही है कि एक हिप्नोथेरेपी नाम की चीज़ होती है, सभी को पता है, सम्मोहन विद्या। तो ये सम्मोहन विद्या का ही एक एक्सटेंशन है एक तरीके से। तो सम्मोहन विद्या में, या जिसे हम हिप्नोथेरेपी आजकल मॉडर्न कहते हैं, तो उसमें मैंने हिप्नोथेरेपी का कंप्लीट फुल कोर्स किया हुआ है, और इसके अलावा करीब 10 सालों से इसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसमें जो जब आप हिप्नोथेरेपी में ही एक पर्सन को आप पीछे भी ले जा सकते हैं, मतलब उसकी किसी चीज़ का भी कारण पता लगाने के लिए। कोई भी ये कहे कि मैं आज सफरिंग कर रहा हूँ, तो या तो इसका कारण इसी जीवन में कभी होगा, कुछ तो उसने इसी जीवन में भी गलती की होगी। जब इस जीवन में कोई गलती ना मिले, तो कुछ तो ऐसा है। अब कोई बच्चा पैदा ही किसी बीमारी के साथ होता है, वो आखिर वो पूछ तो सकता ही है ना, अगर आगे चल के, कि भाई आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों, किस्मत ने मेरे साथ, जिसको आप किस्मत कहते हो, हम उसी को पास्ट लाइफ कहते हैं। अब ऐसा सोच लो। या फिर एस्ट्रोलॉजी में कहें कि इसका सैटर्न बड़ा ख़राब है, इसका तो शनि बिल्कुल इसके ऊपर हावी, इसके 7.5 ही है। भाई शनि को आपसे क्या लेना देना, कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे, एक व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। हाँ, उसकी कुछ तो उसकी हरकतें होंगी जिसके कारण शनि को उससे नाराज़गी होगी, अगर होगी तो एनीवे, तो मेन मकसद ये है कि ये सब चीज़ें तो प्रूव करती तो हैं कि भाई पास्ट लाइफ होता है, प्लस पीछे ले जाने का जो तरीका होता है वो ट्रांस में ले जाना होता है। एक ट्रांस की अवस्था होती है जिसे सम्मोहन निद्रा बोलते हैं हम लोग। तो सम्मोहन निद्रा में अगर ले जाया जाता है,
और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उसको उसके पास्ट में भी ले जा सकते हैं। उसी में एक कमांड दी जाती है कि आप अपने थोड़ा इस शरीर से पहले भी जाकर देखो। जब आप जैसे अभी आप मान लीजिए किसी की एज 30 है तो पीछे जाएंगे 20, 10, 5 ईयर्स और 1 ईयर, उसके बाद पीछे लेके जाएंगे, पिछले जन्म में ले जा सकते हैं कि उससे पिछली बार देखो तो जो पिछला जन्म दिखता है ना तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल दिखता है। मतलब पहले उसकी डेथ दिखाई पड़ती है, पिछले जीवन में डेथ कैसे हुई थी, फिर और पीछे तो रिवर्स दिखाई देती है, जैसे रील जो है ना अनफोल्ड होती है ऐसे, तो ऐसे दिखाई पड़ती है। तो और हमने देखा है, लाइव लोग बताते भी हैं, हम जब लोगों को जैसे लाइव लेकर जाते हैं तो वो लोग देख पाते हैं अपना, और खुद दिखता है कि हाँ मैं पिछले जन्म में ये जो पर्सन दिख रहा है, मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, मैं ऐसा मेरा रंग है, इस जगह पर मैं पैदा होया हूँ, ये वाला सन चल रहा है, ये वाली एज है, और मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के साथ में ये मेरा पास्ट लाइफ है, ऐसा दिखता है। सर अगर पास्ट लाइफ में मान लीजिए किसी की गोली मार के हत्या हुई है, ठीक है, और वो आपने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या जो इंसान वहाँ लेटा हुआ है या फिर जिसका आप कर रहे हैं उसको दर्द होता है या वो डरता है, रोता है? क्वाइट पॉसिबल कि उसको भी दर्द थोड़ा बहुत फील हो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इस समय वो एज ए विटनेस है, एज वो देखने वाला है, राइट। पहले जो घटना घट चुकी है वो सिर्फ उसको एक स्क्रीन पर देखता है। अब वो खुद तो ये है और सामने स्क्रीन पर देख रहा है, एक फ़ोटो दिखाई जा रही है, एक मूवी जैसी चल रही है काइंड ऑफ उसके लिए। तो वो डेफिनेटली ये पहचान सकता है कि हाँ ये मेरा पास्ट लाइफ है, हाँ मुझे उस वक्त पेन हुआ था, और आइडेंटिफाई करता है कि उस वक्त जो उसे गोली लगी, हो सकता है थोड़ा सा असर उसको प्रेजेंट भी हो, बट ज़्यादातर उसको मतलब इतना कोई ख़ास असर नहीं होता। फिर भी वो ये पेन फील कर पाता है कि अब जो मैंने किया था, जो मुझे मेरे साथ हुआ वो भी, और जो उस समय बाकी लोगों के मन की कंडीशन थी वो भी। ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम उसको ये पता चलता है कि भाई उसके साथ उसने जब जब उसको ये पेन हुआ था तो बाकी लोगों के साथ क्या चल रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सफरिंग कर रहा है पैसे के एंगल से, बहुत बहुत पैसे के मामले में उसको परेशानी है। अभी हमने जैसे किसी का पास्ट लाइफ देखा था, तो एक मोटा पैसा उसका जैसे किसी MLM कंपनी में कहीं लगाया, उसने खुद भी लगाया और दूसरों का भी लगवा दिया, कोई 50-60 लाख रुपए लगवा दिया। करनाल करके हरियाणा में एक जगह है, यहाँ का एक पर्सन था, इसने करीब करीब 50 लाख रुपए जो है वो गंवा दिए, किसी MLM टाइप की कंपनी में लगाया, और अब वो दुखी था, परेशान था। तो हमने देखा कि आखिर कुछ तो ऐसा बुरा किया होगा इसने, आखिर इसी के साथ चीटिंग क्यों हुई, हो किसी और के साथ भी तो हुई हो सकती थी, इसके साथ हुई है तो फिर इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब देखा तो पता चला कि लास्ट किसी किसी एक जन्म में ये व्यक्ति जो है वो सरकारी, मतलब एक सरकारी नौकरी में था कहीं पे, उस समय राजा वाजा होते थे तो राजा की नौकरी में था, तो सरकारी खजाने से कुछ पैसे जो है ना चुराए थे इसने, तो गबन किया, करप्शन किया, पैसा वैसा मार लिया। अब नेचर कहीं ना कहीं तो वापस लेगी उससे। अब ये गया, अब ये कह रहे कंपनी को दोष दे रहा है, कभी सरकार को दोष देता है, सरकार पॉलिसी अच्छी नहीं बनाती। दोष किसी को भी दो, कुदरत के इस दुनिया के अंदर सीधा सीधा असूल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आज भी और कल भी और सदा सत्य है। ऐसे ही अनेक लोगों के हमने पास देखे। अब एक व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ, उसको ना मुंह की, उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो परेशान था इस बात से लेके भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता और मुंह में बहुत पीड़ा होती है। कहता खाना खाता ना ऐसे ये जॉज जो हैं वो दुखते हैं और उसके सलाइवा नहीं बनता, ऐसी कोई बीमारी उसने नाम बताया। हमने जब उसका पास देखा तो पता लगा कि पास लाइफ में ये बंदा एक बहुत अमीर घराने में है, और इसके साथ जो उसकी एक नौकरानी है, एक दिन नौकरानी मतलब ये करता है, लेकिन ये उसके ऊपर बड़ा रोब चलाता है, ऐसे एग्रेसिव होकर बात करता है, हे ये कर वो कर, ऐसा वैसा चिल्लाता है बहुत उसके ऊपर। तो एक बार कहीं मतलब कुछ था कि ये नौकरानी ने इसके लिए खाना बना कर रखा है, बाहर गया हुआ था। अब ये खाना बना के बैठी तो उसका बच्चा आ गया नौकरानी का, और उस तो भूखा था, तो इसने कहा कि वो जब आएगा इसके लिए दोबारा बना दूंगी, तब तक वो ये खुला खाना इसने बच्चे को खिला दिया। जब वो आया तो उसने देख लिया उसी टाइम पे कि बच्चे को खाना खिलाया जा रहा था, सो एग्रेसिव, उसने बहुत मारा डंडा लेके मारा? उस नौकरानी को, और इतना गुस्सा आया तो उसने बच्चे को भी खूब मारा, नौकरानी को भी मारा, और वो डंडा लेके ना उसके मुंह में मतलब ऐसे डाला। ओहो। इतना पेन उसका, मतलब उसकी जो सफरिंग हुई होगी, उसका जो इमोशनल पेन जो उसने झेला होगा, आज सेम पेन ये बंदा फील करता है, ओके। एग्जैक्ट सेम पेन। कहता है मुंह में दर्द होता है, खाता है तो जॉ ये काम नहीं करते। अब जॉ काम क्यों नहीं करते? अब डॉक्टर, जाहिर सी बात है अमीर आदमी है, अभी भी वो ठीक ठाक है, तो सारा कुछ ठीक है, पैसा भी स्पेंड कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अब अगर सच में मॉडर्न साइंस इतनी ही सब कुछ ठीक कर देती तो हो जाता ना ठीक, पर ऐसा नहीं है। वो सारी ज़िंदगी सफरिंग करेगा, क्योंकि जो दर्द उसने किसी को दिया था और जिसके कारण लास्ट में वो डेथ भी हो गई उसकी लेडी की, तो आज उस पेन को ये लगातार सफरिंग करता रहेगा, क्योंकि इसने किसी को दर्द दिया है तो दर्द मिलेगा ही मिलेगा। राइट, ऐसी अनेक चीज़ें हैं, जब देखते हैं तो पता चलता है कि मतलब कितना पेनफुल है। एक मुंबई के किसी बिल्डर की बात करूँ, नाम मैं नहीं ले सकता,
तो वो बंदा आज के टाइम में इतना पैसा है उसके पास, ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा है, लेकिन उसके पास जब भी वो अपना घर बनाता है, उसको अपना घर नहीं बन के देता, दुनिया के घर बनाता है, बड़ी बड़ी होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसके द्वारा बनाई गई हैं, उसके पास अपना घर नहीं, रेंट पे रहता है। अपना घर नहीं है मतलब किस वे में? हाँ, मतलब नहीं है उसके पास कुछ ना कुछ भी कारण बनता है, जिस घर को वो बनाता है अपने रहने के लिए, वो घर उससे मिलता नहीं है। समथिंग हैपन्स, कुछ भी कारण बन जाता है। कह रहा है लगभग 6-7 घर बनाकर जा चुके हैं मेरे हाथों से, लेकिन मेरे रहने के लिए नहीं है, दूसरों के लिए सब कुछ है। फिर हमने देखा कि अगर कुछ तो गड़बड़ करी होगी, राइट। इस चीज़ों का आंसर कोई आपको मेडिकल साइंस नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता। फिर हमने जब देखा तो पता चला कि लास्ट बर्थ में ये पर्सन जो है तब भी एक कॉन्ट्रैक्टर था किसी जीवन में। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे राजा के लिए काम करना, किसी राजा ने बोल दिया भी यहाँ पर ये बनानी है, उस समय झुग्गियाँ या झोपड़ियाँ जैसी भी होती होगी, तो राजा ने किसी बहुत गरीब बस्ती थी उनके लोगों को बसाने के लिए उसको, तो उसने उसको कुछ पैसा दिया और कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई इतने पैसे ले लो और यहाँ पर इन सब के लिए पक्के मकान बना दो। तो पक्के उस समय जैसे भी पक्के होते थे, तो उस समय उसको पैसा दिया। ये बंदे ने वही साठ गांठ करके सरकारी नौकरों के साथ इधर उधर से, तो पैसा 90% खा लिया और 10-1% इधर उधर जो ये छोटा मोटा एक आध मकान मुकुन बना के दिखा दिया। अब सरकारी पैसे का गबन किया। जिन मजदूरों को, जिन जिन गरीब लोगों के लिए राजा ने वायदा किया था कि इनको मकान मिलने हैं, वो बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हैं। इतने सारे लोगों को मकान नहीं मिले, आज ये भी अपने मकान में नहीं रह सकता। हमें कह रहे उपाय बताओ। मैंने कहा भाई माफ़ करो, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब हम एंजल से या नेचर से पूछते हैं कि इसका कुछ तो बताएं इस बंदे का, इतने दर्द किसी को दिए हैं, कितने लोगों को कितने सारे लोगों के, कम से कम उस समय 300-400 परिवार होंगे जिनके लिए राजा ने वो किया था। अब 400 परिवारों का घर इसने एक तरीके से नहीं बसने दिया, आज इसका घर भी नहीं बसेगा। तो सीधे सीधे कुदरत का रूल है। मतलब मैं ओवरऑल इस बात से, हमारा मैसेज मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि क्लियर कट कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। तो थोड़ा सतर्क रहिए अपने कर्मों के प्रति, छोटी से छोटी बात के प्रति भी। आप ऐसा नहीं कि इग्नोर, अरे चलता है, जैसा मर्जी कर लो, जो मर्जी को चीट कर दो, जिस व्यक्ति को धोखा दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक लड़की की बात थी, कोई उसकी एज रही होगी कोई 35 के आसपास, हमारे पास आई और कहती है कि जिसको देखो मेरे साथ चीटिंग करता है। मतलब 35 उसकी एज हो गई, शादी नहीं हुई है। कहती लगभग मुझे 30-32, उसने बोला कि 30-32 लोगों ने रिजेक्ट किया है या रिलेशनशिप में रही, उसने जो वर्ड यूज़ किया एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, यूज़ करके छोड़ दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बोलना पड़ रहा है, यूज़ करके छोड़ दिया। हमने देखा भी कुछ तो गड़बड़ की होगी, आखिर मेरे साथ क्यों? और सीधा सीधा दोष भी इन्हीं लोगों के ऊपर गुस्सा है, मुझे इनके ऊपर गुस्सा है, ये व्यक्ति बुरा, ये बुरा, सब बुरे, तुम अच्छे हो, राइट। हर इंसान यही करता है ना। जब हमने पास देखा तो पता चला कि ये लेडी यूरोप में एक काउबॉय थी। बहुत सुंदर थी उस समय में, अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर था, खूब मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। और तब अट्रैक्टिव थी तो जाहिर सी बात है लड़कियों का इसके प्रति बहुत अट्रैक्शन था। तो कहीं पे भी जाता तो इसके, तो जैसे एग्जैक्ट जो इसने वर्ड यूज़ किया ना, यूज़ करके छोड़ दिया। सेम वर्डिंग उसने देखी कि सेम हरकत ये खुद कर रही है। उस समय जब ये लड़का थी तो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों को यूज़ करना, कोई इसके प्रति लोगों के प्रेम में पड़ जाती थी लड़कियां, और ये उनको बाद में यूज़ करके छोड़ने वाली जो बात कह रही ना, एग्जैक्ट सेम। इतना रोई वो, इतनी इमोशनल होकर जब उसने देखा ना। अभी तक जो सबको दोष दे रही थी, ये बुरा, फलाना बुरा, ढिमका बुरा, सब बुरे, आज उसको पता लग रहा है कि मैं भी बुरी हूँ। कहीं ना कहीं तो कोई तो रिपेंट करेगा ना, कुछ तो मानेगा ना। सारा दिन थोड़ी तो आप दूसरों पर दोष दिए जाओगे। और अगर ग्रहों के टर्म्स में कहीं तुम्हारा शुक्र खराब है, भाई शुक्र को तुमसे क्या दुश्मनी है? कोई पूछने वाला हो, वहाँ शुक्र ग्रह, यहाँ तुम, यही तुम्हें कोई तकलीफ देने के लिए शुक्र थोड़ी बैठा हुआ है। दूसरे की कुंडली में शुक्र बिल्कुल ठीक है, हाँ, दूसरे में ठीक ठाक है, तुम्हारा ही क्यों खराब है? जाहिर सी बात है, कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी को भी। दुश्मनी केवल आपके कर्मों से है। तो मेरा ये मानना है, पूरा इस टॉपिक पर मैंने पूरी बुक लिखी है, कर्मों की खेती। आप अमेजोन से देख सकते हैं, संजीव मलिक कर्मों की खेती के नाम से। मैंने लगभग इसमें 70-80 लोगों के पास लाइफ डाले हैं और डिटेल में डाले हैं कि क्या कार्मिक लर्निंग थी। लाइक आपने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है कि किस हाँ, कर्म की वजह से क्या हुआ था, कौन क्लाइंट थे। क्लाइंट का नाम नहीं लिखा ऑब्वियसली, बाकी सारी डिटेल लिखी है कि कौन सी लर्निंग थी। आखिर कुछ तो किया होगा भाई, कुछ तो किया होगा। कारण हर चीज़ का है और बिना कारण के तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। अगर कुछ भी गलती करिए तो पता तो लगना चाहिए, पूरा हक है इस बात को। और ऐसे ही मतलब कितनी सारे किस्से हैं, कोई भी चीज़ आप निकाल के देखो।
तो दोष देना बंद हो जाए सबसे पहले। तो पास्ट लाइफ का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है कि आप दोष देना बंद करते हो, किसी और का कसूर नहीं, कसूर मेरा है। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हो कि हाँ मेरा कसूर है, फिर आप चेंज भी तो करोगे, उसे बदलोगे भी सही। अगला सवाल पैदा होगा, अब मैं क्या करूँ कि इससे ठीक हो जाए, राइट। तो जाहिर सी बात है, फिर क्या होगा, वहाँ हम बात करते हैं माफ़ी प्रार्थना की, राइट। एक सिंपल सी बात सोचो, एक बच्चा जो है कोई गलती करके आता है, मम्मी के पास आएगा, कोई किसी की पेंसिल चुरा लाया, मम्मा बोलेगी बेटा जा पेंसिल वापस करके आओ प्लीज़, जाओ। अभी पहली बार तो प्यार से समझाएगी, पेंसिल वापस कराओ। अगर बच्चा प्यार से मान जाए, पेंसिल वापस कराए, सॉरी बोल दे, बात ख़त्म, उसके बाद मम्मा उसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर वो नहीं करे, नहीं मम्मा मैं तो पेंसिल तो मेरी है, मतलब एक जिद करके बैठ जाए कि किसी की चोरी की हुई चीज़ को उसने अपना लिया, मम्मा को भी लगता है तो बुरा ही है ना, जाहिर सी बात है। तो पहली बारी में हो सकता है आपको माफ़ कर दिया जाए, दूसरी बारी में माफ़ कर दिया जाए, तीसरी बारी में तो फिर कोई ना कोई तो सज़ा मिलेगी। कोई इसमें ये कह ही नहीं सकता कि सज़ा ना मिले, डेफिनेटली मिलेगी। एक साधारण सांसारिक माँ भी ऐसा करती है, तो बाहर के लोग क्यों, मतलब परमात्मा फिर क्यों नहीं करेगा, राइट। और इसी में आपका शायद सवाल किसी का हो सकता है, मैं ऐड कर ही देता हूँ, अच्छा पहले तुरंत सज़ा क्यों नहीं दी जाती। राइट। मेरे कोई है रिलेटिव में, उनका ये सवाल रहता है कि अगर किसी ने एक बुरा कर्म करा है तो अगली लाइफ में क्यों सज़ा मिल रही है, सामने क्यों नहीं सज़ा मिल रही, क्योंकि वो बहुत परेशान है ये सोच के कि मेरे सामने लोग बुरा कर रहे हैं पर उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो इसी लाइफ में भगवान उनके साथ बुरा कर दे तो मुझे भी संतुष्टि मिल जाए। इसका जवाब क्या है? एक बार आप इसी बात को थोड़ा समझ लें जो मैंने अभी अभी कही है। एक बच्चा पेंसिल चुरा के लाता है, क्या माँ, आपको लगता है कि माँ को ये करना चाहिए, आते दे दे धड़ाधड़ उसकी पिटाई कर दे अच्छे से, देख तूने पेंसिल कैसे चुराई, आते ही बस मारपीट चालू, क्या माँ ऐसा करेगी? कभी नहीं करेगी। परमात्मा भी ऐसे ही परम दयालु है, एक बार में तो नहीं करता वो, दुख से सोचता शायद ये बच्चा सुधर जाए, उसको चांस दिया जाता है, उसे टाइम दिया जाता है, फिर वेट की जाती है। जैसे माँ ने किया, कहा बेटा ये पेंसिल लौटा के आओ, वापस लेकर आओ, हो सकता है बच्चा लौटाए उसने अगर मान लो उसको पहले ही मार दिया होता तो फिर वो मारना तो नहीं लौटाया जा सकता था ना। तो पहले तो माफ़ ही किया जाता है, एक बार माफ़, दो बार माफ़, तीन बार माफ़। अब हो सकता है कि माँ ने बोला फिर दूसरे दिन फिर कुछ और चुरा लाया किसी का, अब हो सकता है कि माँ पिटाई शुरू करे कि भाई अब तो तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो परमात्मा भी हमें बहुत चांस देता है, बहुत चांस देता है। मैंने ये पाया है कि अगर कोई व्यक्ति आज की गलती का भी 10 दिन बाद में माफ़ी मांग लेना, मान लीजिए किसी ने कोई करप्शन किया, किसी से कुछ रिश्वत ले ली, 10 दिन बाद उसको रियलाइज़ हो कि गलती होगी, भाई ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि चोरी का पैसा हमेशा नुकसान ही करेगा। उसने 10 दिन बाद पैसे लौटा दिए, क्या सचमुच उसे सज़ा मिलनी चाहिए? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर, अगर मिली भी तो कुछ चलो ठीक है, डांट के छोड़ दिया, है ना, ऐसा। लेकिन अगर वो करके बैठ गया और कभी ये गलती पकड़ी गई 10 साल बाद भी, और फिर उसके बाद जो सज़ा मिलेगी तो मिलेगी ना। ये हमारा संसार का न्याय भी तो इस पर काम करता ही है ना। तो बस ऐसे ही परमात्मा का न्याय भी काम करता है, वो तुरंत सज़ा नहीं देता, यहाँ तक कि वो आपको ये पूरे जीवन भर का चांस देता है कि अगर आप पूरी लाइफ में भी अगर गलती मान लो, शायद आपको तब भी माफ़ कर दिया जाए। पर फिर अगर आपने गलती नहीं मानी और फिर अगले जन्म के लिए आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, आपने अपने खुद के कर्म खराब कर लिए हैं, ऐसा। और अगर इस लाइफ के कर्म जैसे हमने मान लीजिए अच्छा करा, तो क्या इस लाइफ में ही अच्छा होगा या फिर वो अगले जन्म के लिए जुड़ गया है? दोनों बातें होती हैं। इस जीवन के कर्म इस जीवन में भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति जैसे गरीब घर में पैदा हुआ, अब ये जो गरीब घर में पैदा होना उसके पिछले जन्मों की कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी, लेकिन इस जीवन में आता है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनत करता है। हालांकि उसकी प्रोग्रेस तुरंत ना दिखाई पड़े, ऐसा हो सकता है वो कहे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता, राइट, कम आता है रिजल्ट। अब क्योंकि उसके पास्ट खराब है, तो इस जीवन में उसके कर्मों का जो स्पीड होगी ना वो स्लो होगी, हो सकता है उसको तुरंत प्रोग्रेस ना मिले। लेकिन हमने कितने ही लोगों को देखा जो बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए और फिर इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, अन्य बहुत से लोग जो बिल्कुल गरीब से पैदा हुए और फिर पहुँचे। तो इस जीवन के कर्म इस जीवन में तो काम कर रहे हैं ना। हम ये कहेंगे सारा कुछ पास्ट का है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है मामला 50-50 का है, मतलब मेरा कंक्लूजन है कि 50-50 है। 50 पास्ट की चीज़ें भी काम कुछ करती हैं, कुछ चीज़ों को आपको मतलब पीछे से एक कंडीशंस के साथ दिया जाता है, लेकिन बाकी सब कंडीशन आपके प्रेजेंट कर्मा पर डिपेंड करती हैं। तो आज के कर्मों का आज भी प्रभाव मिलता है। ओके। तो मतलब अभी अच्छा करेंगे तो अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ पे भी वो करते हैं कि अच्छा करते हैं बुरा होता है तो फिर अच्छा करना छोड़ देते हैं वो। नहीं, दोनों का देखो कॉम्बो है ये। अब कुछ तो चला आ रहा है पीछे का भी। देखिए किस व्यक्ति का एक्सीडेंट होना है एक सर्टेन टाइम के ऊपर, मैं कहूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ इसका एक्सीडेंट होना, मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सीडेंट होते हुए देखा है,
मेरे को बहुत नोन टू हैं, बहुत अच्छी खासी, इतनी कैलकुलेशन उनकी सटीक होती है। उन्होंने एग्जैक्ट मुझे बोला था कि इस महीने की किसी कोई पुरानी डेट बता रहा हूँ, 21 जुलाई उन्होंने बोली थी पिछले साल की, कि मेरा एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और मैंने पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। अब उस दिन जो घटना घटी, फाइनली मतलब प्रूव हुआ कि भाई एक्सीडेंट तो उसका हुआ। आप जो मर्जी कर लिया, उसने सारे उपाय किए, पर उससे हुआ क्या? उसने इतनी अच्छे से तैयारी कर रखी थी कि उसको मिनिमम से मिनिमम नुकसान हुआ। यानी कि उसको पहले से पता था कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसने बहुत कुछ रेडी करके रखा हुआ था, कैश वैश साथ में था, डॉक्टर्स को के साथ भी कहीं ना कहीं पहचान थी। तो उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी आम इंसान की होती, अगर बहुत तकलीफ होती और पहले से पता था। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट कर्मा आपके पास्ट चीज़ों को भी ठीक करने में मदद जरूर करते हैं। कोई कहे कि नहीं बिल्कुल जीरो है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पास्ट की चीज़ें भी मैटर कर रही हैं, और प्रेजेंट भी मैटर कर रहा है, और सही कहे तो प्रेजेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पक्का है कि आप दोष नहीं दे सकते किसी को। आप आपने खुद करा है ये, खुद करा है। दूसरे को दोष नहीं दे सकते। कर्मों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ किया नहीं, और जैसे हम बोल रहे हैं इन्हीं लोगों ने ली, इन्हीं ने दुपट्टा, तो कोई किसी का कोई मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है ना। कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, कुछ तो गड़बड़ करिए। अब एक मैं किसी का देख रहा था, उनके ना मिस कैरेज होता है लेडी को, तो उसने कहा 3 बार मिस कैरेज हो चुका है, बताओ मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, मेरे ही साथ क्यों? आप दोष तो देना शुरू कर ही देते हो ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो देवी की पूजा भी करती हूँ, मैं तो भगवान को इतना मानती हूँ, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतना इतना जाप किया, सब कुछ ठीक, लेकिन जो पीछे करके आए हो, क्या उसके ऊपर कांटा फिर जाएगा? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ना, जैसे कई बार पूछते हैं कि भाई क्या पुराने बुरे कर्म किए और इस समय में अच्छे कर्म किए, क्या वो कट नहीं जाएंगे? ये प्लस और ये माइनस, क्रेडिट डेबिट हो गया बराबर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए ना, मैंने किसी व्यक्ति ने एक किसी व्यक्ति की हत्या की, मार डाला उसको, या दुख दिया बहुत। अब ये जो कर्मा बना है, ये इन दोनों के बीच में बना है, ए और बी के बीच में कर्मा बना है, राइट। अब ये जो बी है, बी ने ए को मारा, तकलीफ दी, ये ए और बी के बीच का कर्म है। अब बी सी के प्रति बहुत दयालु है, इसने कुछ पैसा वैसा लूटा और सी को दे दिया। सी कहे तो बहुत महान आदमी है, और ए कहेगा कि ये बहुत गंदा आदमी है, इसने मुझे मार डाला, मतलब मर गया वो तो। अब सोचिए, क्या इसका अच्छा कर्म इसको कैंसिल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा आज की न्याय व्यवस्था ऐसा करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। दोनों की इंडिविजुअल कर्मा है, ये अपना है, ये अपना है। इसीलिए एक ही व्यक्ति के साथ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और बुरी भी हो रही हैं, तो दोनों का कॉम्बो है ये, कोई किसी के लिए। तो इसीलिए आज आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, अब उस लेडी के जो मैं बात कर रहा था उसके साथ कि उसने मतलब लास्ट जो हमने उसका पीछे देखा, ये और इसके हस्बैंड, क्योंकि सफरिंग तो दोनों को हो रही है ना, घर में बच्चा नहीं हो रहा तो उनका भी होता है। लोग भी हमारे यहाँ पे ताने वाने बड़ा देना शुरू कर देते हैं, क्या है इतने साल हो गए। तो अब हमने देखा कि इन दोनों का ही कोई ना कोई कसूर होगा। अब जो हमने देखा बहुत दर्दनाक है। वो क्या क्या इन दोनों ने किसी लेडी, इनके गांव में किसी की नई नई शादी होके आई थी, कोई जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी। इन दोनों ने उसको अकेले में पाकर उसके साथ बहुत बुरी तरीके से, मतलब ब्रूटल उसके साथ वो किया, और फिज़िकल तो उसको बहुत तकलीफ़ दी, बहुत तकलीफ़ दी। पहली बात तो वो प्रेग्नेंट लेडी थी, और उसके बाद मतलब कहाँ तो सम्मान होना चाहिए, कहाँ इतना आदर होना चाहिए, और कहाँ उसके साथ इतना जघन्य अपराध आप करोगे तो छोड़ दिए जाओगे क्या? तो उसको इतना पीड़ा, इतना दर्द, लास्ट में वो लेडी मर गई। अब वो ये पेन कहाँ जाएगा? उसका पेन, आज आप कितने सुकर्मी क्यों ना हो जाओ, कितने अच्छे कर्म, कितने पूजा पाठ क्यों ना कर लो, वो कैंसिल नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तुम जो दर्द दिया है, दर्द मिलेगा। प्रेम दिया है, प्रेम मिलेगा। आनंद दिया है, आनंद मिलेगा। दान दिया है, पैसा मिलेगा। प्रकृति का सीधा सीधा रूल है ये। सर फिर अब इसका लाइक सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी ने इतना बुरा कर दिया है, अगर उसने अपने पास्ट लाइफ में देखा कि हाँ मैंने इतना बुरा कर रखा है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या देते हो आप कि अब कैसे सुधार? सबसे पहले देखो, एक बच्चे वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं। बच्चा पेंसिल चुरा लाया, अब वो कह दे अब जो हो गया होगा, पेंसिल उससे मान लो गुम भी गई। अब मम्मा कह रही है पेंसिल वापस करके आओ, बच्चे के पास पेंसिल ही नहीं है, तो क्या करेगा? सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कि सॉरी बोले। ये तो है ही ना कि जाके उसको बोल दे भाई सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पर भी सेम रूल है कि पहले तो सबसे पहले, अब वो व्यक्ति नहीं है पता कि किसके प्रति मैंने गलती की है, तो फिर परमात्मा से बोले सॉरी, ठीक है, कान पकड़े माफ़ी मांगे, हे प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से, अगर मैंने इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में, जाने में या अनजाने में कोई भी गलती की है तो मुझे माफ़ करो, जिसके कारण मैं आज सफरिंग कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं माफ़ी प्रार्थना, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। हमारी प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस यूट्यूब पर है, बहुत अच्छे से, बहुत फेमस है। मतलब लोगों ने उसको, लाखों लोगों ने किया है और फीडबैक दिया है कि इसने हमारा जीवन बदल दिया है।
तो पहली चीज़ वहीं से शुरू होती है कि भाई माफ़ी तो मांगो। तुम बार बार जितने भी अपराध करके आए हो, हम जिसको शनि के साढ़े साथी बोलते हैं, अब शनिदेव को भी आप दोष ना दे के सीधा सीधे कर्मों को दोष दीजिए कि मैंने ये कर्म किया है। आप शनिदेव के पास अगर जाएं तो सीधे से जाकर कान पकड़ के माफ़ी मांगे, प्रभु क्षमा करो। तो पहली चीज़ तो है क्षमा प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना। अगर आप किसी भी गलती के लिए, मेरा ऐसा मानना है 10-15 मिनट के लिए माफ़ी प्रार्थना अगर जो हमने यूट्यूब पे दे रखी है, एक बार आप सुन लें, समझ लें, उसके बाद आप सेम चीज़ खुद कर सकते हैं। ऐसा आप 40 दिन तक लगातार करें। मैंने पाया है बड़ी से बड़ी जीवन में जो पीड़ाएं हैं ना, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो हो जाती हैं, पर कम होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, इसके अलावा उस गलती को सुधारने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं आज के टाइम में तो करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको जो लेडी का एग्जांपल दिया, इसको हमने कहा कि तुम जितना हो सके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोशिश करो। तो जहाँ पर भी पॉसिबल हो, तुमने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल हमारे बगल में है, वहाँ पर लेडीज़ आती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। उनके लिए उसने फिर बाद में क्या किया कि दूध और फल देने शुरू कर दिए। दूध और फल की आप सप्लाई करो, कुछ तो अपनी गलती सुधारो जो तुमने की है। अब वो बार बार कर रही है, उनका केयर कर रही है। तो ये बात को करीब 4-1 साल हो गए, मतलब ये जो इस लेडी का हमने किया था, पास लेके देखा था। अभी पिछले कुछ टाइम पहले इसके बारे में पता चला कि शी हैज़ कंसीव्ड एंड इज़ डूइंग वेल। मतलब वो जो गलती थी सुधरती भी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार कर दी तो परमात्मा ने सारे द्वार ही बंद कर दिए, ना हो सफ़र, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती की माफ़ी है। तो एक तो माफ़ी प्रार्थना हो गया, दूसरा उस कर्म को सुधारने के लिए अगर कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं तो वो करें, और तीसरा कुछ नाम परमात्मा का कोई अगर आप जाप करें तो डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलती है। ओके, नाम जप। डेफिनेटली कोई भी आप, जैसे इतने लोग बताते हैं, इतने संत बताते हैं, तो कोई भी परमात्मा का, अगर आप भगवान शिव से माफ़ी मांग रहे हैं तो उनका नाम जप करें और माफ़ी मांगें। भगवान राम या जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, आप उनका नाम का जाप करें तो वो उसमें माफ़ी मिलती है। और सबसे बढ़िया इसमें गायत्री मंत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो गायत्री मंत्र में माफ़ी की पूरी पूरी वो है कि भाई आप करें। और चौथी चीज़ है, अगर कुछ दान कर सकें तो बेस्ट होगा। मतलब ये 4 बातें किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक रेफरेंस दी जा सकती है। पर्टिकुलर चीज़ का दान आप बताते हैं या कुछ भी दान करेंगे तो सुधर अगर कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक की जाएगी तो उसमें ज़्यादा जल्दी लाभ होता है। जैसे मैंने एग्जांपल वाला दिया कि उसी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आप हेल्प करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ऐसा अगर कोई इन जनरल नहीं तो जैसे नॉर्मली हम चींटी को आटा डाल दो या फिर कुत्ते को रोटी डाल दो, एटलीस्ट इतना तो करो, काइंड बन जाओ। काइंड तो बन जाओ। क्योंकि जो गलती देखो होता क्या है ना, जितना मैंने देखा है कि पास्ट में, जैसे अब मैं उस बंदे की बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति इस जीवन में जो किसी को तकलीफ दे रहा है, अगले जीवन में इसकी मनस्थिति वैसी ही बना दी जाएगी जिसको तकलीफ हुई थी। जैसे ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मैंने देखा है, जो इस समय में हस्बैंड है और किसी को वो बीट अपनी वाइफ को बुरी तरह से टॉर्चर करता है, फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ करता है, अगली बार डेफिनेटली प्रकृति ये रोल रिवर्स करने वाली है, डेफिनेटली करने वाली है। ये मैंने बहुत देखा है, एक नहीं, मेरे पास मैंने टोटल 20,000 से ज़्यादा लोगों के पास देखे हैं, 20,000 से ज़्यादा। और ये जो किस्सा है ना हस्बैंड वाइफ वाला, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दीजिए, क्योंकि ये आजकल आपको पता भी है बहुत ज़्यादा कॉमन है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते रहते हैं और डिवोर्स के भी केसेस आते हैं। तो सर एक एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन कीजिए कि आज इस जन्म में जो लड़ रहे हैं, पिछले जन्म में ऐसा क्या करा था कि आज वो इस सिचुएशन तक पहुंच गए हैं। देखो सबसे कॉमन बात तो यही वाली है जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ ना, कि जैसे अब ये जो मैं एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक का, कि एक व्यक्ति ना उसको टॉर्चर किए जा रहा है। आज भी तो हम देख रहे हैं ना कितने ही हस्बैंड जो है, मेरे पास तो रोज़ का काम है, हम काउंसलर हैं, तो दिन के 25, 30, 40 केसेस ऐसे आते हैं और टॉर्चर किए जा रहा है, मारे जा रहा है उसको, या फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ कर रहा है। अब इसको लगता है कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, ये वीक है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है, राइट। आप उसका एक यूज़ कर रहे हो और आप उसकी डिपेंडेंसी का अपने लिए फ़ायदा उठा रहे हो। तो अब नेचर क्या आपको सिखाना चाहती है, नेचर आपको क्या सिखाना चाहता है कि आप कहीं ना कहीं उसकी मनस्थिति, जिसको बोलते हैं ना पुट योर सेल्फ इन अदर शूज़, कि कम से कम अपनी स्थिति को फील करके देखो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। अभी कहना आसान लगता है, लेकिन जिस पे दिल पे बीतती है उसको कोई देखे ना, तो ये डेफिनेट बात है। अगर वो वाइफ को टॉर्चर कर रहा है आज, तो अगला कोई लाइफ इसका ऐसा जरूर होगा जहाँ पर इसको एक स्त्री का रूप दिया जाएगा और इसको भी बिल्कुल सेम सफरिंग दी जाएगी, क्योंकि तभी इसको पेन पता चलेगा। एक लड़की का एक मतलब एक स्त्री का दर्द एक स्त्री समझ सकती है, उसको पता है कि वो जब तक वो खुद उस फॉर्म में नहीं जाएगा। आज ये पुरुष है, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाता है कि मैं क्या हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, इसे मेरे पास एक नहीं सैकड़ों एग्जांपल्स हैं इस बात को के लिए, कि जहाँ वो जो सफरिंग है, वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो जो दे रहा है, वो उसको यूं का यूं रिवर्स होता ही होता है, जितना भी पेन जैसा भी दे रहा है।
पर मैंने बहुत बार देखा है ये ना ये जो हस्बैंड वाइफ वाला जो काम है ना, ये तो मतलब ये कई जन्मों तक चलता है, जिसको आप 7 जन्मों का साथ बोलते हैं ना, काइंड ऑफ ये मैंने देखा है कईयों का तो इससे भी ज़्यादा जाता है ये। तो मतलब ये सच है, जैसे बोलते हैं कि 7 जन्मों तक पति पत्नी एक ही पति पत्नी ही बनते हैं? अगर उन दोनों के बीच में प्यार है या सीरियस वाला झगड़ा है, मतलब एक दूसरे को पूरा नापसंद करते हैं, दोनों डेफिनेटली आएंगे, दुश्मन बन के जिएंगे लेकिन इनके घर के छत के नीचे रहेंगे। अभी भी तो देखते हो ना आप लोगों को कि कहने को घर में हैं लेकिन बिल्कुल एंटी हैं एक दूसरे के। एक एक फॉरेन, आपने वो बुक भी कहीं शायद सुनी पड़ी होगी कि वो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इन दोनों की अपनी अलग ही कहानी चलती है, दोनों के अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन जब वो एक साथ रह रहे हैं, ना वो उसको समझ पा रहा है ना वो उसको समझ पा रही है। कल को जब रोड रिवर्स कर दिया जाता है, पति को पत्नी और पत्नी को पति बना दिया जाता है, फिर वो दर्द वैसा का वैसा, मतलब फिर आखिर ये उसको फिर से दर्द देगा, ये उसको फिर से दर्द देगी, और ये कांस्टेंट चलता रहेगा जब तक इनमें से एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति अवेकन नहीं हो जाता, उसको ये समझ नहीं आ जाती कि भाई ये तमाशा कब तक करते रहोगे। सारी जिंदगी सफरिंग कर करके आज तुम इसको कर्ज कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, कल को ये तुम्हें करेगी, परसों फिर तुम्हें इसे ऐसे करोगे। इसका कोई एंड भी होगा ही नहीं होगा, कोई एंड नहीं है जब तक इनमें से कोई एक अवेकन ना हो जाए, समझ ना जाए कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको चेंज करना शुरू करे। क्या करे? इसके लिए नॉर्मली एक प्रेयर बड़ी फेमस है, होपोनोपोनो प्रेयर। तो होपोनोपोनो प्रेयर में 4 लाइनें होती हैं, सिंपल सी, हवाईन आइलैंड से आई है, बड़ी कॉमन प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें हैं सिंपल सी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस 4 लाइनों से हो क्या रहा है, आप सिंपली उस व्यक्ति की सोल के प्रति, उस व्यक्ति को सीधे सीधे बोलना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट कंडीशन हो, लेकिन उसकी सोल के प्रति मानसिक रूप से कि कहीं ना कहीं अपने, कि आज अगर मैं सफरिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैंने भी कल इसको दर्द दिया होगा, तो इसको दोष मत दो। आज ये मत करो ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैंने सबके साथ अच्छा करा है। मैंने सबके साथ अच्छा कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली आपने किया होगा, बहुत ही बुरा किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन जिन लोगों के साथ आप कोई बुरा करते हो ना किसी रूप में वो आपके लाइफ में आएंगे आएंगे, राइट। एक व्यक्ति, मैं किसी दोस्ती की, मैं किसी का बता रहा हूँ, जैसे 2 लोग फ्रेंड हुआ करते थे, आज के टाइम में ये पति पत्नी है, हमारे पास आए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कि बहुत झगड़ा होता है, बहुत मार पिटाई होती है आपस में। पता लगा कि लास्ट बर्थ में जब मैंने इनका देखा, लास्ट बर्थ में दोनों फ्रेंड थे, दोनों जेंट्स थे। तो उसमें से एक, जो ये दोनों जब बाहर गए कहीं व्यापार करने के लिए, इनके किसी छोटी सी जगह पर रहते थे, तो वहाँ कुछ चीज़ें चलती नहीं थी इतना, मतलब पैसा वैसा नहीं था, चलो दूसरी जगह जाते हैं पैसा कमाएंगे। वहाँ गए तो इसका एक का जो है अच्छे से मतलब खूब बिजनेस ग्रो होने लगा। इसने जब किया, मतलब किया तो दोनों ने बराबरी पर एक ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करी, उसने मैं सारा पैसा मैं रखूँगा, इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ऐसा उसका मानना था। हालांकि घर से बराबरी पर निकले थे, बराबरी मेहनत करी, लेकिन इसका मानना था कि मैंने किया। तो कहीं ना कहीं इसने उस दूसरे व्यक्ति को कोई खाने में जहर दे के मार डाला। ओके। राइट। अब मार दिया तो उसकी जो दर्द, उसकी जो पेन जो झेला होगा उसने, जो उसके साथ आखिर कहीं ना कहीं तो वो होएगा। अब चांस की बात है, दोनों एक दूसरे को प्यार भी बड़ा करते थे, मतलब ये देखो ना, जीवन उन्होंने पूरा साथ बिताया, राइट, प्यार भी एक दूसरे के प्रति बहुत है। अब ये जो रिश्ता अगले जन्म में बना, ये पति पत्नी का बना दिया गया। अब जिसने उसको जहर दे के मारा, अभी उसके कारण एंटी भी हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा मन में आग लगती है कि इसको मार डालूं, गुस्सा भी आता है, एट द सेम टाइम प्यार भी है। अब ये प्यार और गुस्से का जो कॉम्बिनेशन है ना, केवल पति पत्नी के प्यार में हो सकता है। एक दूसरे पर जान भी छिड़कते हैं, एट द सेम टाइम एंटी भी ऐसे हैं कि पूछो मत। आपने देखा होगा, बहुत कॉमन सिनारियो है ये, बहुत कॉमन है। 1 मिनट में साथ होंगे, 1 मिनट में दुश्मन बन जाएंगे दूसरे के। तो नेचर कहीं ना कहीं उसी सारी चीज़ों का कॉम्बो बना के आपको देती है। आपने जो दुनिया को दिया है वही आपके सामने परोस दिया जाता है। आपने जैसे बताया कि आपने काफ़ी लोगों की पास्ट लाइफ देखी है, तो सर क्या आपने जैसे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो बिग पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें से किसी की पास्ट लाइफ देखी है? जैसे एक तो बड़ा फेमस पास्ट लाइफ जो है शाहरुख खान जी का है, इसी नेट पे सरला बोस के नाम से है, कि सबसे बड़ी इनका जो पिछला जो जन्म था ना, वो उनकी भी फ़ोटो भी दे रखी है, सरला बोस, आप नेट पे देखोगे तो मिल जाएगा। तो सरला बोस जो है एक बंगाली एक्ट्रेस थी, और कहीं ना कहीं शाहरुख खान जी का भी कुछ लिंक बंगाल से है। इन्होंने लिखा है कि कुछ इनका वहाँ से कोई लेना देना है। एट द सेम टाइम इनकी जो मदर की अलग वो है, जैसे हैदराबाद से कहीं बिलोंग करते हैं शायद, और फादर का भी। तो इनका सबका, अब वो जो साधना बोस थी, वो जैसे अपनी प्रतिभा की ऊंचाइयों, बहुत अच्छी डांसर थी वो,
तो डांस की इतने बढ़िया उनका उनके बारे में लिखा है, क्योंकि वीडियो तो होते नहीं थे उस समय में, तो सरला बोस के बारे में बहुत डिटेल में नेट पे डिटेल दिया हुआ है। इन्हीं का पुनर्जन्म जो है वो शाहरुख खान जी के रूप में हुआ है। अब ये क्योंकि शाहरुख खान को जी को शुरू में उनको देखिए ना, उनके बारे में कि कोई बच्चा 9 साल की उम्र में इतने बढ़िया स्टेप्स कैसे कर लेता है, इतने बढ़िया डांस मूव्स कैसे कर लेता है। जो डॉक्टर है, जो कोरियोग्राफर है, जो सिखाने आया है उसको, वो खुद हैरान भाई ये बंदे भी इतने इतने सारे स्टेप्स कैसे आ रहे हैं इसको। अगर कुछ तो हुआ होगा, एक सामान्य इंसान आप क्यों नहीं कर लेता, मैं क्यों नहीं कर लेता, हमें नहीं आते। हमारे लिए वो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है, उसके लिए बिल्कुल आसान था, क्योंकि सारी की सारी साधना वो पहले कर चुका है, मतलब वो उतनी मेहनत वो कर चुके हैं और आज इस लेवल पर आए हैं। तो जिस प्रोफेशन में आप होते हो, जिस चीज़ को आपने पाया, अंदर एक एक इच्छा रहेगी कि अभी और ज़्यादा वो होना था, मतलब और हाई लेवल पर आपको फेमस होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाए। तो नेचर आपको फिर चांस देती है। तो इस जीवन में उनका वो ग्रो होके और फिर ये आज बॉलीवुड के किंग की तरह से जैसे होता है। जैसे आपने बॉलीवुड किंग की बात करी, मुंबई में ही अंटीलिया में हाँ जहाँ मुकेश अंबानी जी रहते हैं, तो उनकी पास्ट लाइफ के बारे में आपको कोई आइडिया है? हाँ, हमने हमने एक एक उनका पास्ट देखा था, कंप्लीट बहुत ज़्यादा तो नहीं, हमने एक पास्ट देखा था। एक बार किसी ने ना जिक्र किया, हमसे पूछा तो भाई ऐसा क्या किया था, भाई इतने अमीर क्यों है ये, हाँ, इतने अमीर ये क्यों हैं? किसी सवाल के आई मन में थिंक भी सवाल आता किसी है के ना। नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के अब तो सवाल है राइट, कि ऐसा क्या करा उन्होंने कि वो मुकेश अंबानी हैं। राइट, राइट। देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने देखा है, कि उसमें एक पास्ट लाइफ में इनका देखा कि जब ये बहुत गरीब हुआ करते थे किसी पास्ट लाइफ में, ये लगभग 8 या 9 लाइफ पहले की बात है, और लाइफ टाइम तो फिर चेंज होते ही रहते हैं ना। तो उस समय एक्सट्रीम गरीबी थी, एक्सट्रीम, लेकिन मन में दया भाव कूट कूट के भरा हुआ था, दूसरों की हेल्प करने का, सेवा करने का जो भाव है। उस समय मैंने एक सीन देखा कि जो ये इतने गरीब थे कि जैसे जो फसल जब उगाई जाती है, फसल को काट लेने के बाद जो बीज दाने वाने नीचे गिर जाते हैं, कनक के दाने जैसे गिर गए ना खेत के अंदर, तो उन दानों को चुना करते थे। उसको लेके एक बार इन्होंने, मतलब मुश्किल से कुछ दाने इकट्ठे किए, उससे एक रोटी बनाई, 3 रोटी बनी, और 3 रोटी को ये लेकर बैठे हुए थे, मन में पानी वानी, बस नदी के किनारे बैठे पानी लेके कि चलो अब खाना खाते हैं। तो एक कोढ़ी से कोढ़ था पूरे शरीर में। अब इन लोगों को कोई पूछता नहीं था, उस समय भी था, आज भी हालत ऐसी है। तो वो आया और इसने आपने हाथ फैलाया कि मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी भूखा हूँ कई दिनों से। अब ये खुद जो है ना 3-4 दिन से भूखे थे, इसके बावजूद उन्होंने वो एक रोटी पहले उसको पकड़ाई, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वो खा लिया, उसने फिर हाथ फैला दिया, इन्होंने दूसरी रोटी भी रख दी, और फिर ऐसे ही तीसरी रोटी भी रख दी। आँख में एक बार भाव भी उमड़ा कि भाई इसको कितनी ज़रूरत है, काश मेरे पास और होता, मैं और देता। मन में भाव आया। क्या आप हम में से कोई ऐसा कर सकता है? आसान नहीं है कहना, आज के टाइम में हम कुछ भी कह लें, इमोशन फीलिंग, कि दूसरे के प्रति इतना दर्द है मन में, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब प्रकृति खुश होती है, जो कुदरत खुश होती है कि तूने उस समय तेरी टोटल प्रॉपर्टी यही है, दिस इज द जो 3 रोटी है ना, ये तुम्हारी कुल प्रॉपर्टी है, और कुल प्रॉपर्टी को तुमने देते हुए 1 मिनट नहीं लगाया, तुमने भाव पूर्वक उस बंदे के, और मन में ये भी भाव रखा काश मैं इसको और देता, अगले जन्म में राजा बन के पैदा हुए। ये इसके बाद, ये ओके। घटना के बाद अगले जन्म में इन्हें राजा बनाया गया कि तुमने इतना दिया, और फिर भी मन में भाव रख काश मेरे पास और होता, मैं और देता। और फिर उन्होंने उस जीवन में अपना दान की जो परंपरा कंटिन्यू रखी, खूब दान दिया करते थे, खूब भर भर के, जहाँ कोई गरीब ब्राह्मण कोई ज़रूरतमंद दिखा तो उसको देते गए। अब देते गए तो फिर नेचर तो है ही ना, जो दोगे वो मल्टीप्लाई होके लौटेगा। चाहे किसी को खाना दोगे तो खाना आएगा, धन दोगे तो धन आएगा, प्रेम दोगे तो प्रेम आएगा, सम्मान दोगे तो सम्मान आएगा। एंड सर, दान मल्टीप्लाई होके वापस आता है या फिर उतना ही जितना दान दिया है उतना ही वापस? दान के साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, परमात्मा बड़ा दयालु है, मल्टीप्लाई करता है। आपके इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, देखो कहने को 3 रोटी दी थी, अगर बराबरी की बात करते हो 3 रोटी मिल जाती इनको तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन इंटेंशन बहुत प्योर थे, काश मेरे पास और होता। उस वक्त इनकी 3 रोटी सारी दुनिया की उनकी कुल प्रॉपर्टी थी, राइट, कुल प्रॉपर्टी उन्होंने उठा के किसी और को पकड़ा दी। ये बात छोटी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, इमोशंस की बात है। हर व्यक्ति इतना भाव कहाँ रखता है? अगर ये इतना भाव, कहीं दूसरे का दिल भी दिल है, दूसरे की तकलीफ भी तकलीफ है, और जब उसने देखा कि वो बंदा कोढ़ी है, उसको तो कुछ कहीं से मिलेगा भी नहीं, मैं तो फिर कल इकट्ठा करके ले आऊँगा, कोढ़ियों को तो वो लोग पास भी नहीं आने दिया करते थे, मतलब कहीं पे भी। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया। इसके बाद फिर इनके अगले कुछ जन्म जितने भी हुए ना, फिर ये देते ही चले आ रहे हैं तब से। अब नेचर है, आज के टाइम में भी दे ही रहे हैं। मतलब क्या इतने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया? आज पूरी इंडिया की इकॉनमी को संभाला हुआ है, कोई मजाक नहीं है।
इतनी बड़ी बात है, चाहे कोई कितना भी बुरा कहे, मतलब कहने वाले लोग किसी भी रूप में ये है, अरे कि भाई अपने बेटे की शादी में इतने हजारों खर्च करे हैं कि हाँ, गरीबों को दे देते, काफी हाँ, लोग ये भी बोलते कोई कुछ भी कर ले, हर व्यक्ति का अपना एक लेवल है, वो दे भी तो रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। इंडिया में आज जितनी भी टेलीकॉम में बूम आया है, जो आप ये डेटा यूज़ करते हो, किसकी कृपा से? अगर आप इसको थोड़ा ठीक है इनकार कर दो तो जितनी मर्जी गालियाँ आप दे लो, लेकिन आप भूल नहीं सकते ये नहीं अंबानी जी की वजह से जो है ना, इन्होंने पूरा जो नेटवर्क बिछाया फाइबर ऑप्टिक्स का। मुझे याद है दो सन 1999 में, मैं एक इंजीनियर रहा हूँ बाई प्रोफेशन, तो मैं उस समय कहीं जा रहा तो मैंने देखा फाइबर बिछाया जा रहा है, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। अब उस समय पता भी नहीं था लोगों को कि फाइबर होता क्या है, तब इस बंदे ने पूरे देश में फाइबर नेटवर्क बिछा दिया था कि आगे आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तब लोग कहते हैं क्या मजाक कर रहा है, पैसा लगा रहा है फालतू में, इतना गंवाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं ना। अब देख लो आपके सामने है सारा कि आज के टाइम में। सर, आपने नीता अंबानी जी की पास्ट लाइफ देखी है? नहीं मैंने नहीं देखी। क्योंकि नीता अंबानी जी का लाइफस्टाइल देख के ऐसा लगता है ना, क्योंकि काफ़ी जितना उनके पास है उतना वो यूज़ भी करती हैं। मैंने ये जरूर देखा था कि इनकी जो मतलब ये क्योंकि मैंने एग्जैक्ट इस पर ध्यान नहीं दिया, बट मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ थी इनकी वाइफ उस समय भी, जो है ना, ये जो जरूर इनका साथ वही होगा। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके देखूंगा, मैंने अभी तो नहीं देखा। हाँ जी। आपने किसी की पास्ट लाइफ देखी हो और पता लगा हो कि वो पिछले जन्म में कोई एनिमल था, कोई जानवर था, तो कौन से जन्म ऐसे, मतलब क्या करने की वजह से होता है ऐसा? देखो कई चीज़ों का जिक्र आता है हमारे यहाँ पर। कभी कभी तो आप कोई ऐसे, जैसे आज के टाइम में को आप सोच के देखिए, जो लोग इतने मतलब गलत काम करते हैं, जैसे मैंने जो ज़्यादा तौर पे जो देखा है, जैसे रेप जैसा जो जघन्य काम होता है, इतने घृणापूर्ण कारण काम के लिए, क्या आप सच में किसी व्यक्ति ने ऐसा बुरा किया हो, राइट? जैसे निर्भया कांड हुआ था फॉर एग्जांपल, आप और हम में से कितने लोग चाहेंगे कि इस व्यक्ति का अगले जन्म में, अगर जन्म होना अगर हो सके तो, नहीं हो तो उसको इतनी गंदी सज़ा मिले जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर सज़ा मिले और साथ में अगर इसका कहीं जन्म हो, प्रकृति के पास चांस हर तरह के वो ऑप्शन है, तो ऐसा गंदा जन्म हो जहाँ पर ये गधे की तरह मतलब जीवन जिए या कुछ बहुत बुरा जीवन जिए, राइट? हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि आज उसका जो काम है ना इतना बुरा है कि इंसान बनने के लायक तो नहीं है, मान सकते हैं सभी लोग, राइट? तो इसी तरह से नेचर भी ऐसा ही सोचती है कि उसके कर्म इतने बुरे हैं, पहले तो उसको कहीं ना कहीं स्वर्ग नरकों में भी कहीं ना कहीं तो उसको हिसाब दिया ही जाता है। एट द सेम टाइम उसको अगला जन्म भी ऐसा ही दिया जाता है पशु योनि में, ताकि वो सिर्फ भुगते भुगते अच्छे से भुगत भुगत के इसको समझ आ जाए और फिर आगे से अच्छे कर्म कर सके और सुधर सके। सर, आपने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, एंड अगर देखी है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताइए कि आप ये थे पास्ट लाइफ्स में। पास्ट लाइफ में मैंने अपने लगभग 30 लाइफ टाइम्स देखे हैं, ओके। 30 लाइफ टाइम्स देखे हैं अलग अलग, और अलग अलग जगह पर जन्म हुआ है। मेरा एक जन्म इटली में था, तो उसमें उसमें जो लियोनार्डो दा विंची थे उनके साथ मेरा कुछ कनेक्शन था। वो आविष्कारक थे जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों की खोज करी, तो मेरा भी उनके टाइमलाइन के आसपास में ही था वो जन्म। तो उसमें मैं एक फ़िलासफ़र ही था, मतलब फ़िलासफ़ी की ये जो है ना उस टाइप की। तो एक जन्म इटली का था, एक जन्म मेरा चाइना में था। चाइना में भी जो है ना मेरी पोइट्री जो है लिखने का, ये करीब 1400 के कुछ के आसपास की बात है। अब एग्जैक्ट तो नाम डेट वेट नहीं याद, मतलब ऐसा करके तो उसमें देखा था। तो उसमें आज भी मुझे पोइट्री का बड़ा शौक है, मतलब वो जो बातें हैं ना उसकी कहीं ना कहीं चीज़ें आज मैच करती हैं। और जैसे आविष्कारक की बात है, तो वो कुछ नेचर में आज भी वही खोज करने की जो टेंडेंसी है ना, इस जीवन में मेरा, मैं तो एज ए इंजीनियर रहा हूँ। मैं बाई डिफ़ॉल्ट मैंने NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक किया है और लगभग 17 साल एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर में फाइनली सैमसंग से मैंने रिटायरमेंट लिया। तो ये सारी बातें कि वो आज भी वो चीज़ें मन में मौजूद हैं, यानी जो पीछे की हिस्ट्री चली आ रही है। एक जन्म में मेरा जो पिछला जन्म था उसमें मैं एक रमता राम जैसे जोगी की तरह से था, तो बिहार में कहीं जन्म था और ये पूरे भ्रमण किया था पूरे देश का। अभी भी वो वैसी ही नेचर है कि इधर से उधर, उधर से एक कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह, सिटी से दूसरी सिटी, ऐसा चलता रहता है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा वीकेंड नहीं होता जब हम कहीं ना कहीं ट्रैवल ना कर रहे हो। तो ये सारे अलग अलग जन्मों की जो है ना स्टोरी रहती है। बहुत सी बातें जैसे पिछले जन्मों की जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, जैसे मुझे संस्कृत का श्लोक का बड़ा लगाव है, तो वो पीछे से चला आ रहा है, गुरबाणी से कनेक्शन है। और इसी तरह से जो भी आज के टाइम में जो ना, जैसे मुझे लगा कि पिछले पास्ट लाइफ्स में एक जीवन में मैं कहीं राइटर था, इस जीवन में मैंने कभी कोई बुक लिखी नहीं थी, लेकिन एक जीवन में मैं राइटर था। ये करीब 4-5 जन्म पहले जब मैंने अपना ये देखा, अपने पास्ट देखे, तो समझ में आया कि अच्छा मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ। फिर मैंने बुक लिखनी शुरू करी। मतलब वो उससे पहले मेरे मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कोई बुक लिख सकता हूँ। फिर मैंने अभी 7 किताबें लिखी हैं और अमेज़ोन पे अवेलेबल है, आप संजीव मलिक बुक्स के नाम से ढूंढ सकते हैं। मतलब
कुछ अपने टैलेंट जो छुपे हुए थे ना, वो भी आप पीछे जाके पास्ट लाइफ से निकाल के देख सकते हैं कि ये सब आप थे, अगर थे तो उसका बेनिफिट आज भी उठा सकते हैं। तो ये भी हमने देखा ऐसा कि एंड सर जस्ट आपकी जो लास्ट लाइफ थी उसमें क्या थे आप? ये जो मैंने अभी बोला आपको, सन्यासी वाला। हाँ जी। सर अगर कोई बच्चा जन्म से ही अंधा है या गूंगा है, ऐसे कौन से कर्म करे थे उसने अपने पिछले जन्म में? जैसे मैं अंधे वाला एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक केस आया था जिसका हमने देखा पास्ट की। वो बच्चा जो है ना, वो बहुत छोटी उम्र में ही ना, वो ये जो तितली होती है ना, तितली या टिड्डे जो होते हैं ना, वो छोटा सा जैसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब कांटा लेके ना उसको उनकी आंखों में डाल के ना मारता था उनको। ओके ओके उसको मज़ा आता था जो भी था, मतलब उसको कि उसको उसको कि उसको दिखना बंद हो जाएगा तो ऐसे भागेगा, मतलब कुछ पिंच करता, कभी यहाँ मार रहा है कभी वहाँ मार रहा है। अब उसको ये एक शौक चढ़ गया, उसकी बॉडी में अलग अलग जगह पर कहीं पे भी चुबा देता था वो। अब उसकी आंखों में लगा तो प्रकृति ने उसको उठा के बना दिया, ठीक है भुगतो। आप सोचो, किसी को भी, एक छोटे से जीव को भी आप ऐसे नहीं मार सकते। तो जब लोग ऐसा किसी को मार के काट के खा जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी हिसाब किताब होता ही होगा। चिकन जो चिकन हाँ, खाते जो हैं। कहने को लोगों को लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आज तो ले लो मज़े, आज तो खा लो इसकी। आप जो भी खा रहे हो भाई जरा सोच समझ के, किसी को भी आप मार रहे हो, किसी को भी तकलीफ दे रहे हो, ऐसा तो के कारण मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो आपको हिसाब देना पड़ेगा ना। जैसे आपने अभी बात करी, अगर तितली है जैसे, या फिर कोई चींटी चल रही है, अगर किसी ने इस जन्म में मतलब या पिछले जन्म में चींटी होती है, मार दिया ऐसी, तो उसके भी मतलब वो कर्म लिखा गया है कि तूने ये कार्य करा है तो अब अगले जन्म में इसका भुगतान होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल होता है। बट इसमें देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें ना इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि कोई इंटेंशन, किस इंटेंशन से मार रहा है। एक ये है कि चलो बाई चांस पैर के नीचे कुछ आ गया, कहीं ना कहीं प्रकृति माफ़ कर सकती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने मन में ओ यार सॉरी गलती होगी, मतलब मन से कह दिया, और तो किसी को नहीं कह सकते ठीक है सॉरी यार ये तो नहीं होना चाहिए था। आज के समय में मुझे लगता है हम में से सभी लोग ऐसे होंगे ना कहीं भी, कोई चींटी भी पैर के नीचे आ जाए हम चलो दुखी होंगे कि यार नहीं, बहुत बहुत गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। कोई चूहा या कोई बड़ी चीज़ मर गई तो हम उसमें भी हम ग्लानि फील करते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी मज़ा आता है। देयर आर पीपल जिनको लगता है कि अब जब आप किसी चीज़ के प्रति रिग्रेट फील करते हो ना, उसकी सज़ा उतनी कम हो जाती है। आप सीधी से सॉरी फील कर लेते हो। नहीं फील करते मुझे तो मज़ा आ रहा है मैं तो करके दिखाऊंगा, देन यू हैव टू बियर द पेन। आपने गूंगे वाली बात की थी एक बच्चे की, मैं पीछे देख रहा था, एक बच्चे को बोल नहीं पाता वो ना क्या करता था, गुलेल से मारता था पक्षियों को। मैंने देखा उसका पास्ट ना, तो जैसे शिकारी था तो गुलेल लेके मार रहा है, एक को मार रहा है, दूसरे को मार रहा है, कई पक्षी मारे, मज़ा आता है उसको। उड़ते पक्षी के ऊपर ऐसे गुलेल चलाया करता था बड़ा। अब हमने पूछा कि गुलेल से पक्षियों को मारने से ये गूंगा क्यों है, तो आंसर इसका यही निकला कि पक्षी जो है उनकी ज़ुबान तो होती नहीं है, वो बेचारे अपना दर्द किसको बोलें। आज इसको भी दर्द होता है, किसी को बोल नहीं पाता। बिल्कुल टिट फॉर टैट, एकदम थ्योरी, एकदम सटीक है ये। जो दर्द दोगे, जिस तरह से दोगे, जिस मात्रा में दोगे, जिस इंटेंशन से दोगे, बिल्कुल हूबहू रिवर्ट होगा। सर मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें शायद कहीं लिखा था कि 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको कोई सज़ा नहीं होती, मतलब अगर उन्होंने कोई कर भी दिया कुछ, अगर किसी को मार दिया या कुछ भी कर दिया तो उनका कोई कर्म नहीं लिखा जाता। 12 साल के बाद जो करेगा उसके कर्म लिखे जाएंगे। तो फिर जैसे आपने बच्चे की कहानी बताई। नहीं, ये मेरे हिसाब से जो मेरे को इसका आंसर मिला है, ये 5 साल है। वैसे कह देते हैं 12 साल। आप सोचिए 12 साल एक अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है बच्चा, इतना इतना भी बात छोटी नहीं रहती। 5 साल तक बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, फिर इतनी समझ तो आ जाती है कि गलत क्या ठीक क्या, और माता पिता को कोई कहीं ना कहीं बता देना चाहिए। देखो इतनी तो कोई, आप सोचिए बच्चा किसी की तितली को मार के मज़ा ले रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आखिर इतना तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये समझ में ना आता हो कि उसको भी दर्द हो रहा है। कोई कहे कि नहीं बच्चा बहुत छोटा है, इसको क्या पता, ये तो सिर्फ मज़े ले रहा है। नहीं, मज़े ऐसा नहीं होता, और कोई ना कोई समझाने वाला भी होगा। चलो एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, मारे ही जा रहा है, मज़े लिए ही जा रहा है, तो फिर इतना भी आसान बात नहीं है। प्रकृति आपको बहुत सारे चांस देती है, उसके बाद भी अगर कोई कर रहा है तो फिर सज़ा तो है। तो इस जीवन में उसे गूंगा बनाया गया, बिल्कुल बोल नहीं पाता, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रोता है, आंखों में आंसू दिखते हैं, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते, कुछ कह नहीं पा रहा है। तो प्रकृति जो दर्द दिया है ना, लौटेगा ही लौटेगा। इसलिए बड़ी समझदारी से आज के, मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए दुनिया को जो जा रहा है ना। एंड आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुका होगा। राइट, कि आप जो दर्द दोगे, प्यार मिलेगा, भर भर के मिलेगा। इसीलिए किसी से जेलसी मत करो कि उसके जीवन में इतना इतना सब है। क्यों है? इसने दिया है, पैसा है, भर भर के मिलेगा अगर आपने बांटा है तो। मतलब है, बांटेगा मतलब है कि आपने उसका सदुपयोग किया है।
आपने उसका ढंग से यूज़ किया है, जरूर मिलेगा। सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। जिस रूप में दोगे उस रूप में मिलेगा। प्यार, और सम्मान, मल्टीपल पैसा होके मिलेगा। मल्टीपल होके मिलेगा। अच्छी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होता है, बुरी चीज़ों पे भी ब्याज लगता है, डेफिनेटली लगता है। सोचिए ना, आप अभी मैंने आपसे मान लीजिए हमारे कोई गलती होती है, मैं आपको कुछ कुछ बुरा बोलता हूँ और अभी तुरंत सॉरी बोल देता हूँ, कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, होगी बात खत्म। बुरा सॉरी नहीं बोला, लेकिन बुरा बोल के और फिर आप उसके बाद घर में उसके बाद कितना सोचोगे उसके बारे में, देखो तो मुझे ऐसा बुरा बोला। अब ये जो आपके अंदर जो दर्द पैदा हो रहा है, ये उस पेन को और बढ़ा रहा है, तो आपका पेन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब मेरी सज़ा भी मल्टीप्लाई होएगी, राइट? ये तो क्लियर है ना? ऐसा ही, बस ऐसे ही है कि कितनी जल्दी आप उसको सॉरी फील करते हो। मतलब इस चीज़ के प्रति जागना, कर्मों के प्रति जागना, अवेयरनेस, इसी को हम अवेकनिंग बोलते हैं कि अब मैं जागृत हूँ, अब मैं सोया हुआ हूँ, मैं कोई भी कर्म करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। आखिर इस समाज में भी तो कर्म की न्याय की व्यवस्था है ना, भारतीय दंड संहिता है ना, तो वो भी तो है ही ना कि यहाँ कोई भी कर्म करोगे, ठीक है, आप बहुत सी चीज़ों में आप सरकारी नियमों से बच सकते हो, लेकिन कुदरत के अंदर जो आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उससे आप कब बचोगे? जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं अपनी भाषा में। मैं बोलता हूँ चित्रगुप्त का मतलब सीधा सीधा क्या है? जो गुप्त रूप से आपके अंदर का चित्र ले रहा है, मतलब आपकी मेंटल स्थिति को वो तो जान रहा है ना अंदर से। अगर मैं किसी को पेन दे रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस अंदर से कचोटती है, बुरा बोलती है कि नहीं गलत है, गलत है। फिर जब आप उसकी आवाज़ को इग्नोर करते जाते हो, वो बोलना बंद कर देते हैं, ठीक है तो ऐसी है। फिर एक ही बारे में प्रकृति सजा नहीं देती आपको, बार बार अवसर दिए जाते हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती, अभी कर्मा अभी सजा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप भी नहीं देते सजा, अभी बोलते हो एक बार सॉरी तो बोल दे, एक बार बोल दे, अभी माफ़ कर देते हैं। तो जितना दर्द दिया है ना, मिलेगा ही मिलेगा, लौट के आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सर पास्ट लाइफ अगर मुझे जाननी है और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ और मुझे जानना है कि मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, तो क्या प्रोसेस है, कैसे जान सकते हैं? ये इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध के समय से एक साधना कही जाती थी, प्रतिप्रसव साधना इसे बोलते थे, ये करवाई जाती थी। तो उसमें क्या होता है कि आप सिंपली रात को सोने से पहले, जब आप एक ट्रांस जैसी अवस्था में जाते हो, आप सोने से पहले मन में इंटेंशन डालो कि मुझे अपने पास्ट को देखना है कि मैं क्या था या क्या थी, वट। अगर आप इंटेंशन डाल के एक दिन 2 दिन, तुरंत नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है 3-4 दिन में रिलैक्स होते 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 मन को शांत करते करते, हो सके तो आप योग निद्रा करें और उसमें इंटेंशन डालें कि संकल्प डालें कि भाई मैं इसमें अपना पास देख पाऊंगा। क्वाइट पॉसिबल कि आपको सपनों में आपका पास दिख जाए, क्वाइट पॉसिबल। ऐसे बहुत लोगों को पता लग भी जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो ये अभी तक का ईजिएस्ट वे है, मिल भी जाता है, कईयों को पता लग भी जाता है, कईयों को नहीं भी पता चलता। दूसरा, ऑब्वियसली आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं तो फिर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली करवाया जा सकता है। ओके। एंड सर कौन से कर्मों की वजह से इस जन्म में पैसों की कमी होती है, क्योंकि ये तो मोस्टली सभी जानना चाहते हैं कि भाई पैसों की कमी है। जाहिर सी बात है ना, देखो मैंने अभी जैसे बोला ना, कुछ तो किया होगा, किसी का पैसा मारा होगा, मतलब चीटिंग की होगी, किसी का जरूर की होगी। तो आप आज आज लोगों को देखते हैं, मुझे लगता है कोई भी हमारे व्यूअर में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका चीटिंग ना हुई हो। कोई व्यक्ति आपके साथ चीट करके जा रहा है, आपको पीड़ा तो होती है ना, दर्द तो होता ही है ना। तो चीटिंग की है पैसों की, तो पैसों की चीटिंग होगी ही होगी। क्योंकि चोरी का माल मोरी में हम सुनते हैं ना ऐसे कि वो जाएगा, वो गटर में ही जाएगा, वो एक दिन आपका बर्बाद होगा। तो जो किया है, नॉर्मली सारा कर्म ऐसा ही होता है। तो देन आप इसका सोल्यूशन क्या देंगे? यही कि दान करिए फिर पैसों का, या फिर गरीबों पे बांटिए, तब जाके सही होगा ये? भाई रिकवरी का पहली बात है माफ़ी प्रार्थना। दान एकदम से नहीं होगा ना, आप पहले ही कोई व्यक्ति गरीब है उसको बोलो दान करो, कहाँ से करेगा वो? नहीं, पहले माफ़ी मांगे। माफ़ी किससे मांगे? परमात्मा के प्रति, कि भाई सॉरी मेरे से कुछ तो गलती हुई है। अब ये मज़े की बात यह है कि आप गरीब हो तो आपको एक चैलेंज दिया गया है। सोचो, अगर आप पास में बिलीव नहीं भी करते मान लो, तो आपको एक ऐसी कंडीशन दी गई है, आपको एक कंडीशन दी गई है जीवन में कि आपको गरीबी दी गई है मान लीजिए। तो गरीबी दी गई है तो आपने भी तो ये तो पक्का है कि आप इसको एज ए चैलेंज लेके करो कि मुझे अब इससे इस गरीबी से ऊपर उठ के दिखाना है, राइट? तो ये एक चैलेंज लेके चलो या फिर एक सज़ा लेके चलो, दोनों ही बातें ठीक हैं। तो ये पक्का है, किसी का भी देखो, किसी का हक ना मारा जाए, किसी के पैसे से चोरी ना की जाए, किसी की चोरी ना की जाए, किसी का पैसा बिना बताए किसी भी रूप में किसी से लेना, छीनना या किसी का हक मारना, इसी रूप में। वैसे कईयों का मैंने देखा है पास में, किसी का मैं पास देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, ये व्यक्ति ना लकड़ी का व्यापार करता था, लकड़ी का। तो लकड़ी के
आज पैसे की कमी है, लकड़ी का व्यापार करता था, तो लकड़ी के उसमें ये जैसे मोटे मोटे लट्स तोलते हैं ना, तो उसको दिखा देता था, जो बाट रखे जाते हैं, भी इतने किलो की लकड़ी देनी है, तो वहाँ ऐसे पैर से कुंडी मार दी, ऐसे दिखाने के लिए कि भाई ये लकड़ी वो नीचे आ गया, नहीं उसमें चीटिंग करता था, वो दिखाता था उसको। दूसरा, यही व्यक्ति कुछ पार्ट टाइम ज्योतिष का काम भी करता था, तो लोगों को ऐसे उपाय बताना जिसमें बहुत एक्सपेंसिव, जिसमें उसका फ़ायदा हो, सामने वाले को कुछ मिले या ना मिले। तो जब आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, तो आज आपको पैसों की कमी होगी ही होगी। जो व्यक्ति भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी को, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा किसी के पैसे की तरफ अपनी नज़र डालेगा या दुखी करेगा, इसको धोखा, इसके साथ चीटिंग होगी, इसको पैसे की कमी झेलनी ही पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले क्षमा प्रार्थना की। क्षमा प्रार्थना भी कीजिए और अपनी गलती सुधारिए, कुछ तो गड़बड़ करिए आपने, मानिए तो सही। पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल चुकी है। आई थिंक ऑडियंस भी समझ चुकी होगी कितना इंपॉर्टेंट है अच्छे कर्म करना, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा।